इससे पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी के बारे में किया था। आज हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। साइमन कमीशन ये 1928 में भारत में आया। साइमन कमीशन के आने के पीछे जो कारण था, 1919 का जो अधिनियम था, 1919 के अधिनियम में एक धारा थी जिसमें ये कहा गया था कि अगले 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा और ये कमीशन जो है ये 1919 के अधिनियम की समीक्षा करेगा और भारत में भविष्य में जो सुधार किए जाने हैं उसके लिए सिफारिशें देगा। तो ये 1919 के अधिनियम में ये कहा गया था। तो साइमन कमीशन जो आया, हालांकि ये 10 साल बाद नहीं आया, ये 2 साल पहले ही आ गया साइमन कमीशन। तो ये जो प्रावधान था उसी के अनुरूप ये साइमन कमीशन आया था। अब साइमन कमीशन इसकी घोषणा हुई 8 नवंबर 1927 को और ये 7 सदस्यीय कमीशन था। अध्यक्ष थे इसके सर जॉन साइमन। जब साइमन कमीशन की घोषणा हुई तभी भारत में विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि ये 7 सदस्यीय जो कमीशन था इसमें सारे गोरे लोग थे। तो एक तरीके से श्वेत आयोग इसको कहा गया कि पूरे गोरे लोगों का आयोग। और इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस या अन्य जो पार्टियां थी तो पूरे भारतीयों का ही ये मानना था कि कमीशन को भारत के भविष्य के बारे में सिफारिशें देनी है और भारत के ही भविष्य के बारे में सिफारिशें देनी है और एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। तो ये कारण था इसके विरोध का। इसी समय जो दिसंबर में मद्रास अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1927 में, अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर M.A. अंसारी। तो इसमें ये तय किया गया कि जो ये कमीशन है इसका हर तरीके से विरोध किया जाए भारत में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा और साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका जगह जगह विरोध किया गया, हड़तालें आयोजित की गई। बम्बई में जब ये कमीशन पहुंचा तो इसका साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और बहुत ज़ोरदार विरोध हुआ। यहाँ तक कि केंद्रीय विधानसभा ने भी इसका स्वागत करने से मना कर दिया। जब कमीशन ट्रेन से जा रहा था तो लोग उसके साथ साथ काले झंडे दिखाते हुए विरोध करते हुए जा रहे थे। तो इस तरीके से बहुत ज़ोरदार इसका विरोध हुआ साइमन कमीशन का। लाहौर में इसी का विरोध करते हुए, इसका विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय और यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिससे लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके अलावा लखनऊ में एक लीगी नेता थे खली कुज्जमा। तो खली कुज्जमा ने एक अलग तरीके से विरोध किया। इन्होंने गुब्बारे कुछ उड़ाए थे और गुब्बारों पे लिखा हुआ था साइमन गो बैक। तो इस तरीके से साइमन कमीशन का पूरे भारत में बहुत ज़ोरदार विरोध हुआ। साइमन कमीशन के समय एक चीज़ और देखने को मिली कि लगभग भारत की सारी पार्टियां एक मत थी और सारे लोगों ने विरोध किया, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो विरोध कर ही रही थी, मुस्लिम लीग ने विरोध किया इसका। तो इस तरीके से लगभग सारी पार्टियों ने, किसान मजदूर पार्टी ने विरोध किया, तो सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया। हालांकि जो पूंजीपति वर्ग था या जो जमींदार थे, देसी नरेश थे कुछ, इन लोगों ने समर्थन किया इसका। इसके अलावा समर्थन करने वालों में एक घड़ा और था। जैसे मुस्लिम लीग में बाद में 2 मत के लोग हो गए थे और इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये तो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ थे, लेकिन मोहम्मद शफीक ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। इसके अलावा भारत में जो जस्टिस पार्टी थी एक दक्षिण में, तो जस्टिस पार्टी ने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया। इसके अलावा पंजाब की यूनियनिस्टों ने इसका समर्थन किया। यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब की थी ये सिकंदर हयात खां की पार्टी थी, तो इसमें लगभग जमींदार लोग थे, तो इन्होंने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका समर्थन किया साइमन कमीशन का, क्योंकि अंबेडकर जी ने इसलिए समर्थन किया था क्योंकि उनका अंग्रेज़ों में विश्वास था। ये कहते भी थे कि भारत में हमको भारत में स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता नहीं।
तो इन्होंने भी इसका समर्थन किया था साइमन कमीशन का। अब साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, तो ये रिपोर्ट इन्होंने 27 मई 1930 को अपनी साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको प्रकाशित किया गया। अब साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी इसमें प्रावधान क्या थे, तो एक एक प्रावधान हम देखेंगे। एक तो इसमें यह कहा गया कि लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इसलिए कि भाई राउंड टेबल पे जब लोग बैठते हैं तो सब लोग एक समान होते हैं। तो इसमें कहा गया कि लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाए और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। दूसरा प्रावधान था इसका ये कहा गया कि जो 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई है, तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाए और प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दी जाए, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाए और द्वैत शासन केंद्र में स्थापित किया जाए। फिर अगला एक प्रावधान था कि जो केंद्र में जो केंद्रीय विधानसभा है, तो केंद्र में भारतीयों को कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाए। फिर इसमें यह भी कहा गया कि जो पृथक निर्वाचक मंडल का दायरा है उसको बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा जो मतदान का दायरा था वो 1919 के अधिनियम तक काफ़ी कम था, तो इसमें एक प्रावधान ये भी था कि मतदान का दायरा बढ़ाया जाए और पूरी जनसंख्या के 10 से 15% लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा भारत के लिए एक संघीय संविधान की स्थापना की जाए, तो एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। फिर एक और प्रावधान इसमें यह था कि सिंध और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया जाए, तो सिंध और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने की बात कही गई। इसके अलावा बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, एक प्रावधान ये भी था कि बर्मा को अलग कर दिया जाए भारत से। इसके अलावा ये भी कहा गया था इसमें कि एक 10 साल बाद फिर से एक कमीशन बनाया जाए, जैसे सुधारों की समीक्षा करने के लिए। और गवर्नर जनरल के अधिकारों की बात की गई थी और ये कहा गया था कि जो अल्पसंख्यकों के बारे में सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रहें। तो इस तरीके से ये साइमन कमीशन में ये बहुत सारे प्रावधान थे। साइमन कमीशन का महत्व क्या रहा, अब ये देखेंगे हम। तो साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी, आप देखेंगे कि एक तो साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी इनको बहुत सारों को शामिल किया गया 1935 के अधिनियम में। दूसरी चीज़ कि साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, तो असहयोग आंदोलन के बाद एक भारत में फिर से मतलब एक शून्यता आ गई थी राष्ट्रीय आंदोलन में, और राष्ट्रीय आंदोलन एकदम शांत पड़ा था। लेकिन साइमन कमीशन की वजह से एक बार फिर से भारतीयों में उत्साह आ गया और सारे भारतीय मिलकर साइमन कमीशन का विरोध करने लगे। तो एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में एक जोश भर गया और सारे लोग एक तरीके से एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक मंच पे आ गए, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है। तो भारतीयों में इस कमीशन को लेके एकता भी स्थापित हुई। तो इस तरीके से ये साइमन कमीशन का महत्व रहा और साइमन कमीशन का ही परिणाम था, साइमन कमीशन के कारण ही नेहरू रिपोर्ट आई। अब हम नेहरू रिपोर्ट की जो पृष्ठभूमि रही पहले उसको जानेंगे। नेहरू रिपोर्ट जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये पूरी तरीके से गोरों का आयोग था। तो इसका कांग्रेस ने विरोध किया और जब कांग्रेस ने विरोध किया तो इसका जब कांग्रेस ने विरोध किया तो 24 नवंबर 1927 को जो इस समय भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड, तो लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को ये चुनौती दी कि आप स्वयं अपना संविधान बनाइए, और लेकिन संविधान इस तरीके का बनाइए कि इससे हर दल सहमत हो, हर वर्ग सहमत हो। तो इस तरीके का संविधान आप बनाइए। हालांकि अंग्रेज़ों को पता था
कि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुल संस्कृति देश है, तो अगर भारतीय संविधान बनाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपस में मतभेद होगा। तो ये बर्केनहेड को पहले से पता था वैसे तो बर्केनहेड ने ये चुनौती दी कि आप लोग विरोध कर रहे हैं तो खुद संविधान बनाइए अपना एक, जिससे सारे वर्ग सहमत हों। कांग्रेस ने ये चुनौती स्वीकार की और इसके बाद एक दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और इस सर्वदलीय सम्मेलन में लगभग 29 राजनीतिक संस्थाएं जो थी भारत में वो शामिल हुई और इस पे चर्चा हुई कि एक संविधान बनाया जाए। तो इसमें कुछ बिंदुओं पर इस सम्मेलन में, सर्वदलीय सम्मेलन में चर्चा हुई। ये सम्मेलन जो बुलाया गया था ये 28 फरवरी 1928 को बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद फिर से एक सम्मेलन बुलाया गया डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में 10 मई 1928 को। और ये जो सम्मेलन बुलाया गया, ये बम्बई में बुलाया गया था, इसमें ये सहमति बनी कि भारतीय एक संविधान बनाएंगे और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे और इन्हीं को संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इसमें जो सदस्य थे 9 सदस्य थे, जिसमें अली इमाम थे, शोएब कुरैशी, M.R. जयकर, M.N. जोशी, इसके अलावा M.S. अड़े, सुभाष चंद्र बोस, T.B. सप्रू, G.P. प्रधान। तो इस तरीके से ये सारे सदस्य थे इसमें। और तो इस कमेटी को सौंपा गया संविधान बनाने के लिए। हालांकि आपको इसमें बस याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसके सदस्यों में सुभाष चंद्र बोस और T.B. सप्रू भी शामिल थे। अब ये जो कमेटी थी इसमें प्रारूप तैयार करना था मोतीलाल नेहरू को। बाद में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई 10 अगस्त 1928 को ये नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई बनके, और इसको लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ और उसमें इसको सहमति दी गई नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट में जो प्रावधान थे, अब एक एक करके उन प्रावधानों को करेंगे हम। एक तो इसमें ये कहा गया, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। ये कहा गया कि भारत को अधिराज्यत्व दिया जाए, अधिराज्य दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। यानी कि भारत जो है ब्रिटेन की अधीनता में तो रहेगा, लेकिन उसके अधीनता में रहते हुए उसको ऑटोनॉमी दी जाए। तो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई इसमें। तो एक प्रावधान तो ये था। फिर एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इसमें 19 मौलिक अधिकारों को गिनाया गया था। तो इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार दिए जाएं। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट का एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान जो था वो था वयस्क मताधिकार। ये कहा गया कि 21 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको मताधिकार का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई। ये कहा गया कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए और केंद्र में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था हो और पूरी तरीके से जो सरकार हो वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, तो उत्तरदायी सरकार हो। फिर एक प्रावधान था कि जो गवर्नर जनरल है वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करे, वो पूरी तरीके से सरकार का हेड ना हो, तो संवैधानिक प्रमुख की तरह कार्य करे जैसे आज राष्ट्रपति हैं। इसमें एक और ये प्रावधान था कि जो प्रांतों का गठन जो किया जाए वो भाषाई आधार पर किया जाए। तो प्रांतों के गठन के लिए भाषाई आधार को आधार बनाया जाए। इसके अलावा जो विवाद की बात इसमें की गई वो थी, इसमें ये कहा गया कि जो भारत में पृथक निर्वाचक मंडल था मुसलमानों के लिए, तो नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा बल्कि संयुक्त निर्वाचक मंडल होगा। यानी जहाँ पे कोई भी वर्ग अल्पसंख्यक है वहाँ सीटों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा कि मुस्लिम जहाँ पे खड़े होंगे उनको सिर्फ मुस्लिम वोटिंग करें।
संयुक्त निर्वाचक मंडल होगा जैसे आज होता है। तो पृथक निर्वाचक मंडल को नकार दिया यहाँ पे इन्होंने। तो इस तरीके से ये नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट का विरोध हुआ काफ़ी। इसका विरोध कांग्रेस में भी हुआ, जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता थे उन लोगों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि अब डोमिनियन स्टेटस जो है ये अप्रासंगिक हो चुका है, अब कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की मांग रखनी चाहिए। तो ये कह के इसका इन लोगों ने विरोध किया। हिंदू महासभा ने भी विरोध किया था, क्योंकि हिंदू महासभा जो अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी उसका विरोध करती थी। मुस्लिम लीग ने इसका इसलिए विरोध किया क्योंकि इसको कहा भी जाता है, नेहरू रिपोर्ट को ये कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट एक पश्चिमगामी कदम था, एक पीछे हटने वाला कदम था। क्योंकि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट आई तो नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस ने संयुक्त निर्वाचक मंडल की बात की, तो मुस्लिमों में एक आशंका बैठी। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा भी था इसको, इन्होंने कहा था रास्तों का अलग हो जाना, क्योंकि जिन्ना का ये कहना था कि भाई पहली बार कांग्रेस को मिला संविधान बनाने को और इन्होंने हमारे अधिकारों को समाप्त कर दिया, तो जब ये पूरी तरीके से सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तो जिन्ना ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में जिन्ना ने अपने 14 सूत्र दिए, यानी इन्होंने भी इस तरीके का एक संविधान दिया और उसमें 14 मांगें रखी जिन्ना ने, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि पृथक निर्वाचन बनाए रखा जाए। तो पृथक निर्वाचन की बात की जिन्ना ने। और दूसरा जिन्ना ने ये कहा कि जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों को 1/3 मुसलमानों का बहुमत रहे, 1/3 सदस्य संख्या रहे। तो इस तरीके से जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट फेल हो गई। तो ये नेहरू रिपोर्ट थी। ये तत्कालिक रूप से तो फेल हो गई, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में जो वयस्क मताधिकार की बात की गई थी या प्रांतों में स्वायत्तता की बात की गई थी, ये हम बाद में देखेंगे। तो जो 1935 का अधिनियम है उस पर भी कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट ने थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उस पर प्रभाव नेहरू रिपोर्ट का भी